हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज लेक्चर को आगे करते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम मेटलर्जी का पूरा देख चुके हैं। सबसे पहले क्रशिंग करनी होती है। एक बार मैं शॉर्ट में एकदम रिपीट कर देता हूं कि अपने पास 4 स्टेप थे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ। 4 स्टेप में हम मेटलर्जी कर रहे थे। तो फर्स्ट में हमें पाउडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, क्रशिंग करवानी है। सेकंड में हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर करवाना है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर 2 तरीके से होता है, ठीक है। और 2 तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ओर फिजिकल और केमिकल मेथड। फिर इसमें हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें एक तरफ तो पहले रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन और उसके बाद रिडक्शन, और फाइनली हमारे को करवाना होता है रिफाइनिंग, और हमें मिल जाता है मेटल। इसी चीज को मैं आगे अब प्रोसीड कर सकते हैं। कंसेप्ट हमने पूरे देख लिए हैं। अब हम एक एक कंपाउंड उठाएंगे और उसकी मेटलर्जी को हम स्टडी करेंगे कि किस कंपाउंड की कैसे मेटलर्जी होगी, ठीक है। तो देखें, हम मेटलर्जी किन किन एलिमेंट की पढ़ेंगे, पहले वो बता देता हूं मैं। किन किन एलिमेंट की मेटलर्जी पढ़ेंगे हम मेटलर्जी पढ़ेंगे जिंक की, आयरन की, एल्युमिनियम की, एसएन की, पीबी की, कॉपर की, एजी की और एयू की। इतने एलिमेंट्स की हम मेटलर्जी पढ़ेंगे। ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। तो एजी और एयू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इनकी तो हाइड्रोमेटलर्जी होती है, जो मैं बता चुका हूं कि इनको कैसे हम गेन करते हैं। फिर इनका जो मेटल मिलता है वो इम्प्योर होता है, उसकी क्या करवा देते हैं, रिफाइनिंग करवा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिंक से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आयरन। आयरन की मेटलर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिटाऊं, चलो। तो सबसे पहले मैं लेता हूं जिंक के लिए धातु क्रम। जिंक की मेटलर्जी की हम सबसे पहले बात करते हैं। अब जिंक के सबसे पहले तो हमें और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और जब जिंक के और सेलेक्ट करोगे तो आप हो सकता है आप ZnS ले सकते हो या फिर ZnCO3 ले सकते हो। दोनों से बता देता हूं, आप समझे। इसको नाम दिया हमने केलेमाइन, और इसको दिया सेपेलेराइट या जिंक ब्लेंड। अब ये मैंने और सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले ये और सेलेक्ट किए लिए हैं मैंने, ठीक है। अब और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करवाना होता है, क्रशिंग करवा देंगे। उसके बाद क्या होना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये तो सल्फाइड है, तो सल्फाइड का तो किससे कहेंगे, बाई फ्रोथ फ्लोटेशन। बाई फ्रोथ फ्लोटेशन, झाग पलवन विधि से इसका कंसंट्रेशन कर देंगे। ZnCO3 का बाई ग्रेविटी सेपरेशन, इसका ग्रेविटी सेपरेशन कर देंगे। बोला था ना, कार्बोनेट ऑक्साइड के लिए ग्रेविटी सेपरेशन हम यूज में लेते हैं। फिर यहां पे ये फर्स्ट सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करवाना होता है, थर्ड स्टेप में ऑक्साइड कन्वर्ट होता है। तो यहां तो ZnS, और ये एयर की प्रेजेंस में 3/2O2 और हीट, और यहां ZnCO3 डायरेक्ट हीट, ZnOCO2 गई, ZnO बन गया। तो इसको तो बोला कैल्सिनेशन, दिस इज कैल्सिनेशन, और इसको बोला रोस्टिंग। यहां बन गया ZnO प्लस SO2। अब हो सकता है ZnO बना हो सकता है ZnS 2O2 से रिएक्शन करके ZnSO4 बना हुआ हो, बट ZnSO4 भी टूट जाएगा हीट करने पे, ZnO और SO2 में टूट जाएगा। अब आपके पास यहां भी ZnO और यहां भी ZnO, तो उसके बाद क्या करवाना होता है,
रिडक्शन किसका, जेडएनओ का रिडक्शन करना है। जिंक में सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है, सेल्फ रिडक्शन नॉट पॉसिबल, सेल्फ रिडक्शन डू नॉट अकर। तो यहां सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है। रिडक्शन करवाऊंगा जेडएनओ CO जेडएन प्लस CO2 जेडएनओ और कार्बन, ये होता है 900 डिग्री सेल्सियस पे, कार्बन से भी रिड्यूस हो जाता है। बट जब कार्बन से रिड्यूस करवाओगे तो जिंक आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये लो, तो जिंक मिल गया। अब इस जिंक को, इम्प्योर जिंक मिला है, इसका क्या करना है, रिफाइनिंग करना है। तो रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग तो वो कर देंगे हम बाई डिस्टिलेशन, आसवन से क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे। दिस इज मेटलर्जी फॉर जिंक। हो गया पूरा भैया, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, वो बात करूंगा आयरन की मेटलर्जी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटलर्जी है। किसकी बात करने वाला हूं, आयरन की मेटलर्जी की। मिटा रहा हूं मैं इसको। तो नेक्स्ट है अपने पास मेटलर्जी फॉर आयरन। आयरन के लिए मेटलर्जी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटलर्जी है। तो इसको भैया ढंग से देखोगे और एक एक चीज को समझने की कोशिश करोगे। मेटलर्जी फॉर आयरन और वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा इसमें, एक एक लाइन को समझोगे आप, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मेटलर्जी है ये, ठीक है। अब मैं आयरन की मेटलर्जी की बात कर रहा हूं। तो आयरन की मेटलर्जी में सबसे पहले हम और सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और आप अलग अलग ले सकते हो। मान लो आपने और FeS2 लिया, ये वाला लिया, या आपने लिया FeS2 लिया, या फिर आपने लिया FeCO3, ये आयरन पायरिटीज, और ये वाला है सीडे राइट, नाम सब बताए हुए हैं। या फिर आप ले सकते हो Fe2O3.3H2O, इसको बोला मैंने लिमोनाइट, नाम सबके बताए हुए हैं Fe2O3, और इसको मैंने बोला हेमेटाइट, और या फिर ले सकते हो Fe3O4, इसको बोला मैग्नेटाइट। तो कोई सा भी और आप इनमें से ले सकते हो। बेसिकली जो मेन और लेते हैं वो लेते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हम बेसिकली यूज में लेते हैं। आयरन पायरिटीज से जो आयरन मिलता है, आयरन पायरिटीज से जो आयरन मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। बट मैंने लिखा है कि अगर उससे भी बनाएंगे तो क्या प्रोसेस चलेगा। तो ये तो और हुए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है अपने पास कंसंट्रेशन, क्योंकि पीसना तो कोई प्रोसेस नहीं है, पीस तो मशीन काम करेगी वो तो इसका तो करेंगे बाई फ्लोटेशन, ठीक है। और इन तीनों का करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, इनका करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, और इसका हम करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन।
ये हमने कंसंट्रेशन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। कंसंट्रेशन करने के बाद थर्ड मेथड है कंसंट्रेट और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, और ये हम करते हैं बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसको सुनना, कंसंट्रेटेड या मैं बोल दूं सांद्रित अयस्क को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, आयरन या मेटल ऑक्साइड में बदलना। ये थर्ड स्टेप का ए पॉइंट था, सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलना। तो देखो FeS2 है ना, ठीक है, FeS2 है, तो इसको एयर के साथ हीट करवाऊंगा, हीट करूंगा तो क्या हो गई, रोस्टिंग। किस में चल जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2, तो इसका तो हुआ रोस्टिंग। FeCO3 है, इसको डायरेक्ट हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। किस में टूट जाएगा, FeO प्लस CO2 में। Fe2O3 3H2O, इसको हीट करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, और H2O क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। Fe3O4 है, इसको हीट करूंगा, इसका भी कैल्सिनेशन, तो FeO प्लस Fe2O3 में टूट जाएगा। ये Fe2O3 है ही ऑलरेडी। अब बात आती है कि यहां कैल्सिनेशन, यहां कैल्सिनेशन, यहां कैल्सिनेशन, आयरन पायरेटीज में हम रोस्टिंग करवाते हैं। आयरन की मेटलर्जी में रोस्टिंग कंपलसरी है, रोस्टिंग करवाना है। ये जो FeO बनाना, इसको वापस से एयर की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो चला जाएगा Fe2O3 में। इसको भी एयर की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो ये भी चला जाएगा Fe2O3 में। मतलब मैं FeO नहीं रहने दे रहा, FeO बनते ही मैं उसको, तो ये वाली प्रोसेस भी क्या है, रोस्टिंग, और ये वाली प्रोसेस भी क्या है, रोस्टिंग। तो मैं बोल रहा हूं केवल कैल्सिनेशन से काम नहीं चलेगा, जहां मैंने कैल्सिनेशन करवाया है वहां रोस्टिंग भी मुझे करवानी पड़ेगी। कंप्लीट FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां आप देखें, यहां Fe2O3 है, यहां Fe2O3 है, Fe2O3 है, Fe2O3 है, और ये Fe2O3 है। मतलब कैल्सिनेशन व रोस्टिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो Fe2O3 है। जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो Fe2O3 है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम रोस्टिंग क्यों करवाएं, आयरन की मेटलर्जी के दौरान हम FeO को Fe2O3 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। FeO फॉर्म में मेटल ऑक्साइड है ना ये, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं, सुनना। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ता हूं। तो देखो, आयरन की मेटलर्जी के दौरान रोस्टिंग क्यों करवाया जाता है, क्वेश्चन ये। या फिर आयरन की मेटलर्जी के दौरान
आयरन की मेटलर्जी के दौरान FeO को Fe2O3 में क्यों बदला जाता है अपचयन से पहले? भाई अपचयन नहीं करवाया ना, उससे पहले। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है कि हम रोस्टिंग क्यों करवाते हैं, जबकि हमारे पास तो FeO आ रहा है, तो फिर FeO का ही रिडक्शन करवा दे डायरेक्ट, Fe2O3 क्यों बना रहे हैं? उसका रीजन मैं बोल रहा हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। आयरन में SiO2 की इंप्योरिटीज होती है। किसकी इंप्योरिटीज होती है? SiO2 की इंप्योरिटीज होती है, जो FeO के साथ कंबाइंड होकर FeSiO3 स्लेग बना देती है। मान लो आपने जब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करवाया, तो कैल्सिनेशन का प्रोडक्ट क्या था? FeO। ये कब है? जब मैंने रोस्टिंग नहीं करवाई और मैंने केवल FeO छोड़ दिया, और उसमें अशुद्धि किसकी है? SiO2 की। ये क्या हो गया? एसिडिक। और ये क्या हो गया? बेसिक। रिएक्ट करके क्या बना देंगे? FeSiO3 स्लेग बना देंगे। अरे पागलों, थोड़ा दिमाग लगाओ। आयरन की तो मेटलर्जी कर रहे हो, आयरन तुम्हें बनाना है, और आयरन को ही तुम स्लेग के रूप में बाहर कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो इसका मतलब मुझे ये स्लेग नहीं बनाना, ये स्लेग नहीं बनाना है। तो देखो, ये FeSiO3 स्लेग फॉर्मेशन को रोकने के लिए FeO को Fe2O3 में रोस्टिंग के द्वारा बदला जाता है। तो मतलब ये हुआ, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि हमने क्या किया, इस स्लेग का फॉर्मेशन रोकने के लिए, FeSiO3 स्लेग फॉर्मेशन को रोकने के लिए FeO को Fe2O3 में रोस्टिंग के द्वारा बदला जाता है। तो Fe2O3 है ना, वो SiO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम FeO को Fe2O3 में भेज देते हैं, जिससे वो SiO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता हो। मतलब आयरन की मेटलर्जी में इस स्लेग का निर्माण नहीं होता है। अरे किसी भी अगर स्लेग बनेगा तो स्लेग तो धातुमल है, उसको तो बाहर निकालना है, तो वो जिस धातु की मेटलर्जी कर रहे हैं उसी को बाहर क्यों निकालेंगे? ऑल क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए हम रोस्टिंग करवाना जरूरी होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन की मेटलर्जी के दौरान रोस्टिंग क्यों करवाया जाता है, या आयरन की मेटलर्जी के दौरान Fe को Fe2O3 में क्यों बदला जाता है? अपचयन से पहले। अपचयन से पहले की बात चल रही नहीं है, थर्ड स्टेप का पहला पॉइंट चल रहा है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। Fe में SiO2 की इंप्योरिटीज होती है, जो FeO के साथ कंबाइंड होकर FeSiO3 स्लेग बना देती है। तो FeSiO3 स्लेग फॉर्मेशन को रोकने के लिए, इस स्लेग को रोकने के लिए FeO को Fe2O3 में रोस्टिंग के द्वारा बदला जाता है, और ये Fe2O3 SiO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन एजिड रहेगा। आयरन की मेटलर्जी में इस स्लेग का निर्माण नहीं होता है। और इसके बाद आता है स्मेल्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन। इसके बाद तो फाइनल प्रोडक्ट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? Fe2O3 था। अब इसका हम क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे, जिससे हमें आयरन मिल जाए। ठीक है, मिटाऊं?
चलो ठीक है, देखें। अब मैं बात कर रहा हूं स्मेल्टिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप का बी पॉइंट है स्मेल्टिंग। प्रगलन या फिर Fe2O3 का कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन, ये स्टेप थर्ड का बी पॉइंट है, ठीक है। तो Fe2O3 का जो स्मेल्टिंग हम करवाते हैं, प्रगलन हम करवाते हैं, वो कहाँ करवाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्मेल्टिंग या प्रगलन या Fe2O3 का अपचयन। तो देखो, प्रगलन प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है। प्रगलन प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है और वात्या भट्टी के अलग अलग जोन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब देखो, ये वात्या भट्टी क्या है, पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे भैया पहले वात्या भट्टी क्या है। प्रगलन प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है और वात्या भट्टी का अलग अलग जोन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं वात्या भट्टी की बात करता हूं। वात्या भट्टी क्या है, समझना, सुनना, देखना। और वात्या भट्टी की मैं बात कर रहा हूं तो वात्या भट्टी कुछ ऐसी होती है भैया। ऐसी वात्या भट्टी होती है, एक फिक्स होता है। इस पार्ट को है ना, इस पार्ट को बोलते हैं थ्रोट, ये वाला जहां से इसको चार्ज किया जाता है, मतलब इसको खाना दिया जाता है। तो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं थ्रोट। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेली। बेली मतलब बेली डांस देखा होगा ना, ऐसे कर करके, तो इसको बोलते हैं बेली। और ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ट्यूअर्स जोन। तो तीन पार्ट हैं, तीन भाग होते हैं इसके। एक ट्यूअर्स पार्ट होता है जो कि बेली के जस्ट नीचे वाला, पेंदे से जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है। अब यहां इसको सबसे पहले चार्ज किया जाता है, यहां से इसमें चार्ज डाला जाता है। तो चार्ज किसका डालेंगे हम, इसमें चार्ज डालेंगे हम जिसका रिडक्शन करवाना है। और रिडक्शन किसका करवाना है, Fe2O3 रिडक्शन करवाएंगे, कोक डालेंगे और साथ में CaCO3 डालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एज ए स्लेग, मतलब फ्लक्स के रूप में हम डाल रहे हैं इसमें, जिसमें SiO2 की जो इंप्योरिटीज है वो हटाएगा। ये SiO2 एसिड हो गया, तो बेसिक फ्लक्स हमें यूज में लेना पड़ेगा। तो यहां ये इसका 8% लेते हैं, इसका 4% लेते हैं और इसका 1% लेते हैं। और ये CaCO3 है ना, ये है एज ए फ्लक्स के रूप में। और कार्बन जो है, कार्बन वो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है यहां से हॉट एयर पास आउट की जाती है। मतलब गर्म हवा के झोंके। यहां से पास आउट किए जाते हैं। इधर से भी वही पार्ट है, गर्म हवा के झोंके, ठीक है। ये यहां से पास आउट किए जाते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। अब इसमें क्या होता है,
यहां एग्जॉस्ट लगा होता है, ये एग्जॉस्ट लगा दिया मैंने, जो बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगी CO2 और CO बाहर निकलेगी, इधर भी वही सेम है, एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, एग्जॉस्ट मतलब गैसें जो बनी है वो बाहर निकलेगी, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके जोन होते हैं अलग अलग, और वो जोन क्या होता है उसको आप समझें और देखें। जोन एक तो होता है रिडक्शन जोन, जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है। उसके बाद होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन, जिसमें स्लैग का फॉर्मेशन होता है, स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन होता है। और एक होता है इसके नीचे होता है मेल्टन जोन। सब बताऊंगा एक एक, सुनना आप तो। मेल्टन जोन, ये जोन हो गए जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। और लास्ट में यहां जो होता है ना, ये वाला जोन है ना, ये वाला है कंबसन जोन। ठीक है, ये इसके जोन हो गए। और यहां से एक मिनट, अभी इनके बारे में बताऊंगा, बात करूंगा ये क्या है। अब सुनो, 4 जोन होते हैं इसमें, एक रिडक्शन जोन, एक स्लैग फॉर्मेशन जोन, एक मेल्टन जोन और एक कंबसन जोन। जो रिडक्शन जोन है ना, उसका टेम्परेचर कहां से कहां होता है? उसका टेम्परेचर होता है 400 से 800 डिग्री सेल्सियस, 400 से 800 डिग्री सेल्सियस, ये रिडक्शन जोन का टेम्परेचर होता है। स्लैग फॉर्मेशन का होता है 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1800। और कंबसन जोन जो है उसका होता है 1800 से 2500 डिग्री सेल्सियस। मतलब अलग अलग टेम्परेचर जोन है, नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है। तो मैंने बोला प्रजनन प्रक्रिया में वात्या भट्टी में संपन्न होती है, और वात्या भट्टी के अलग अलग जोन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। चार्ज किससे किया? चार्ज बाई, ये इसका खाना है जिससे हमने दिया है, इसमें भर दिया हमने, इसको डाल दिया है ऊपर से, ये चार्ज, चार्ज्ड बाई मतलब किससे चार्ज किया हमने इसको? Fe2O3 कार्बन और CaCO3। परसेंटेज रेशियो ध्यान रखना, 8% लेते हैं इसका, इसका 4% और इसका 1%, इस रेशियो में हम इनको डालते हैं। अब रिएक्शन क्या होगी उसको समझिए, अब रिएक्शन क्या होगी उसको समझना। मैं अभी ये केवल ये डायग्राम रखूंगा, बाकी इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। चलो ठीक है, टूअर्स। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, समझना। सबसे पहले क्या होगा, ऊपर से कार्बन आएगा, कोक है तो ग्रेविटी लगेगी, तो कार्बन नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही कार्बन नीचे की तरफ आएगा, यहां से आप गर्म हवा के क्या दे रहे हो? झोंके दे रहे हो। कार्बन यहीं आते हैं, इस गर्म हवा के झोंके में क्या होगा? बर्न होगा, कार्बन जलेगा। ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से गर्म हवा के झोंके आप सप्लाई कर रहे हो। जैसे ही कार्बन गर्म हवा के झोंके के कांटेक्ट में आएगा, कार्बन जलेगा, और कार्बन जलेगा तो किसका निर्माण होगा? कार्बन का जलना दहन कहलाता है, कार्बन का जलना दहन कहलाता है। और जब कार्बन जलता है, कार्बन जलता है तो उसको हम दहन बोलते हैं। और कार्बन जब जलता है तो CO2 और CO का निर्माण होता है, और ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। इस जोन का
टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब सबसे पहले मैंने बोला कंबसन जोन, ये वाला। तो कंबसन जोन में हुआ क्या है, कंबसन जोन में हुआ क्या है, ऊपर से कार्बन आया, कार्बन बर्न होना स्टार्ट हुआ। तो यहां पे जैसे बर्न होना स्टार्ट होगा, इसको मैं बोलता हूं दहन क्षेत्र। और दहन क्षेत्र में क्या होगा, कार्बन O2 और ये CO2 और ये कार्बन और ये हाफ O2 और ये CO, ये निर्माण होगा, दहन होगा, क्योंकि गर्म हवा यहां से जो के दे रहे हो। और ये दोनों रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो इस जोन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितना हीट आएगा, 1800 से 2500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कार्बन यहीं पे बर्न हो रहा है। ऊपर से कार्बन आया, नीचे से गर्म हवा के झोंके गए, कार्बन का जलना स्टार्ट हुआ और इस जोन का टेम्परेचर बढ़ गया। दहन क्षेत्र क्यों बोला, क्योंकि कार्बन का दहन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ के हो गया 1800 से 2500 डिग्री सेल्सियस। क्या बनी, CO और CO2 बनी। जैसे ही CO और CO2 बनेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। जैसे ही CO और CO2 बनेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। एक्सेस में CO और CO2 यहां से बाहर निकलना स्टार्ट होगी। तो नीचे CO CO2 बनी और ऊपर की तरफ उड़ी, और जैसे ही ऊपर की तरफ उड़ी, यहां पे ऊपर की तरफ उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई यहां जल रहा है तो टेम्परेचर यहां होगा, यहां टेम्परेचर वो है। तो ऊपर रिडक्शन जोन में क्या होगा, अपचयन क्षेत्र में, रिडक्शन जोन या अपचयन क्षेत्र, रिडक्शन जोन या अपचयन क्षेत्र। अब यहां से अपचयन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपचयन किसका होगा, Fe2O3 का अपचयन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो पहले रिएक्शन होगी ऊपर वाले टेम्परेचर पे, तो Fe2O3 रिएक्ट करेगा 400 से 500 के बीच में, ठीक है। और किससे रिएक्ट करेगा, Fe2O3 CO से रिएक्ट करेगा, क्योंकि CO2 तो रिडक्शन का काम करती नहीं है ना, करेगी कौन, CO ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहां इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये चला जाएगा Fe3O4 और प्लस CO2 में। ये रिएक्शन हुई 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो कि रिडक्शन कैसे हुआ, यहां आयरन किस में, +3 में। Fe3O4 का मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट तो Fe2O3 में है और कुछ पार्ट FeO में है, तो +3 और ये आ गया +2 में। Fe3O4 का मतलब ये तो होता है मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो Fe2O3 कुछ पार्ट तो Fe2O3 में और कुछ पार्ट आ गया FeO में। तो FeO3O4 में दो भाग है, Fe2O3 FeO। तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, +3 से कहां गया, +2 में। फिर और रिएक्शन होगी, Fe3O4 जो है वो वापस रिएक्ट करेगा CO से, वो करेगा 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो Fe3O4 का रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा FeO और CO2 में। ये CO2 जो मैंने बाहर निकाली है, CO2 बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेस में CO है वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर FeO जाएगा, तो FeO 600 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका CO रिडक्शन करेगा और बन जाएगा FeO सॉलिड और ये CO2। मतलब अधिकतम रिडक्शन लो टेम्परेचर पे हो जाता है 700 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम रिडक्शन हो जाएगा। Fe2O3 फाइनली किस में आ गया, FeO में। आया कैसे, पहले Fe2O3 Fe3O4 में गया, Fe3O FeO में आया, FeO Fe में आया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रिडक्शन लो टेम्परेचर पर हो जाता है। अगर फिर भी FeO बच गया, मान लो मैक्सिमम तो हो गया, लो टेम्परेचर पे हो गया, मैक्सिमम रिडक्शन लो टेम्परेचर पर CO के द्वारा हो जाता है, CO के द्वारा हो जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है ये। अगर फिर भी FeO बच गया तो हमने क्या बोला था कि 700 डिग्री सेल्सियस तक तो 710 या 720 डिग्री सेल्सियस तक तो
CO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट उसके बाद कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अगर फिर भी बच गया FeO रिमेनिंग, अगर जो बच गया तो वो कार्बन से 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस जोन में यहां रिएक्ट करके वो चला जाएगा किसमें, FeO और CO में, क्योंकि हमें पता है 700 के बाद कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिडक्शन हो गया। अब देखो Fe सॉलिड में है, यहां तक रिडक्शन हो गया। वापस से बता देता हूं, ऊपर से कार्बन आया, नीचे से गर्म हवा के झोंके तुमने दिए, कार्बन का जलना स्टार्ट हुआ। और कार्बन का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। क्या किसका निर्माण हुआ, CO2 और CO का। एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। जैसे CO2 बनी, ऊपर की तरफ उड़ेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी तो Fe2O3 है, Fe2O3 का रिडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। पहले Fe2O3 को Fe3O4 में भेजेगी, Fe3O4 को FeO में भेजेगी, FeO को Fe में भेजेगी। फिर भी FeO बच गया तो उसका कार्बन खुद क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। अब तुम बोलोगे सर यहां कार्बन कहां से आया, भाई कार्बन तो आ ही रहा है ना, ऊपर से आ ही रहा है ना, तो वो कर देगा। भाई कार्बन ऊपर से आ रहा है तो कार्बन भी तो रिडक्शन कर सकता है ना। तो ये रिडक्शन जोन में जो रिएक्शन हुई वो वाली रिएक्शन हुई। कंबसन जोन में क्या हुआ वो बता दिया है, ठीक है। ये थ्रोट है, ये बेली है, ये ट्यूअर्स है, इसको मिटा देता हूं। ये पार्ट है, इसके तीनों पार्टों के नाम बोले। फिर नीचे क्या है, स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है। नीचे क्या है, स्लैग फॉर्मेशन जोन। एक एक जोन को समझेंगे हम। अब यहां स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होगा, तो स्लैग फॉर्मेशन जोन में कुछ नहीं होगा। देखो इधर धातुमल निर्माण क्षेत्र, आपसे ऊपर से क्या डलता है, CaCO3। CaCO3 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो CaCO3 टूटेगा और Ca और CO2 बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, Ca और CO2 बनाएगा। अब इसको स्लैग फॉर्मेशन जोन बोलते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है, वो हम बोलते हैं इसको उष्मा अवशोषण का क्षेत्र। दूसरा नाम है, यहां उष्मा टेम्परेचर कम होगा इस पार्ट में। वो क्यों होगा उसका रीजन बात करूंगा अभी। तो CO बना, CO2 बना, और SiO2 की क्या थी, इंप्योरिटीज थी, वो CO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, CaSiO3। ये स्लैग बनता है। आयरन की मेटलर्जी में स्लैग बनता है कैल्शियम सिलिकेट का, आयरन सिलिकेट का नहीं बनता, ये स्लैग बनता है। CaCO3 इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा, और SiO2 की इंप्योरिटीज थी, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, और क्या होगा, ये जो CO2 है ना, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO का फॉर्मेशन करेगी, और ये होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए बोला है उष्मा अवशोषण क्षेत्र। यहां उष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, क्योंकि ये CO2 जो कार्बन ऊपर से आ रहा है, यहां CO का निर्माण होगा इस टेम्परेचर पे, तो उष्मा यहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए बोला है उष्मा अवशोषण क्षेत्र। स्लैग फॉर्मेशन मतलब एक तो स्लैग का निर्माण हुआ, और एक दूसरा अधातु ऑक्साइड कार्बन से अपचयित होकर आयरन में मिक्स हो जाते हैं। और यहां जो जितने भी अधातुक है, अधातु के जो ऑक्साइड है, वो भी यहां पे रिड्यूस हो जाएंगे और कार्बन में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, एक तो CO2 था अधातु का ऑक्साइड, वो CO में चला गया, और एक MnO2 की इंप्योरिटी तो कार्बन से ये Mn में चला जाएगा। SiO2 अगर बच गया तो वो भी सिलिकॉन में चला जाएगा, ठीक है। और यदि P4O10 है
तो वो भी कार्बन से P फोस्फोरस में चला जाएगा, सब रिड्यूस हो गए नॉन मेटल, मेटल भी रिड्यूस हो गया यहाँ पे। SO2 है तो वो भी कार्बन से रिड्यूस होकर किस में चली जाएगी, सल्फर में चली जाएगी। और ये सब किस में मिक्स हो जाएंगे, Mn, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये सब किस में मिक्स हो जाएंगे, जो आयरन रिड्यूस हुआ है उसमें क्या हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। साइड में सब में CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्लैग फॉर्मेशन जोन। वापस सुन ले, स्लैग फॉर्मेशन जोन का मतलब क्या है। यहां कैल्शियम कार्बोनेट जो फ्लक्स के रूप में हमने डाला था वो टूटेगा, टूट के CO देगा, CO SiO2 के साथ करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा जो कि स्लैग है। फिर इस क्षेत्र में CO2 का कार्बन रिडक्शन कर सकता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, इसलिए बोल दिया उष्मा अवशोषण क्षेत्र। इसके अलावा जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड कार्बन से अपचित होकर आयरन में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। Mn भी जो आयरन बना है उसमें मिक्स हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो आयरन रिड्यूस होकर हमें मिला था यहाँ पे, इसमें सब क्या हो गए, ये मिक्स हो जाते हैं। फिर लास्ट में आता है आपके पास मेल्टन जोन, ये वाला जो Fe जो सॉलिड है वो इस टेम्परेचर पे 1503, क्योंकि इसका टेम्परेचर यही है, इसके बीच का ही है, ये Fe लिक्विड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, Fe लिक्विड में चला जाएगा। मतलब यहां पे मेल्टन जोन का मतलब है गलन क्षेत्र, मतलब जो आयरन सॉलिड था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तभी तो इसको क्या बोला है, प्रगलन बोला है। ये है आयरन की मेटलर्जी। अब देखो यहां पे तो आ जाता है Fe लिक्विड, ये इकट्ठा कर लिया यहां पे Fe लिक्विड, ठीक है, ये Fe लिक्विड आ गया। अब मुझे ये बताओ यहां पे इकट्ठा कौन होगा, इस जगह कौन होगा इकट्ठा, ये कौन है, CaSiO3 स्लैग, जो कि धातु से हल्का होता है और धातु की ऊपरी सतह पे तैरता है। स्लैग यही बना था CaSiO3, ये इसके ऊपर जाएगा और आयरन लिक्विड नीचे आ जाएगा। अब देखो स्लैग Fe लिक्विड को गर्म हवा के झोंके के संपर्क में नहीं आने देता है, नहीं आने देता है, जिससे आयरन का वापस ऑक्सीडेशन नहीं होता है। भाई ऊपर तो स्लैग की लेयर जा रही है ना, और ऊपर से गर्म हवा के झोंके फेंक रहे हो, तो ये जो आयरन लिक्विड है ना, अगर ये स्लैग नहीं होता तो इस गर्म हवा के झोंके के कांटेक्ट में आ जाता, इसके कांटेक्ट में आ जाता, तो आयरन लिक्विड जो हम रिड्यूस करवाया है ये वापस से ऑक्सीडाइज हो सकता है एयर से। आयरन एयर से बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए स्लैग क्या करता है, स्लैग Fe लिक्विड को गर्म हवा के झोंके के संपर्क में नहीं आने देता है, जिससे Fe का वापस ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये स्लैग की लेयर हो गई। दिस इज मेटलर्जी ऑफ आयरन। क्लियर? वापस से रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी और कंफ्यूज हुए होंगे, तो उसको दूर करने के लिए मैं इसको एक बार मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। करना क्या है, कुछ भी नहीं है, वात्या भट्टी लेनी है, चार्ज करना है, ठीक है। 3 पार्ट है, थ्रोट, बेली और ट्यूअर्स। क्या करना है, नीचे से गर्म हवा के झोंके देने हैं, ऊपर से कार्बन आना है, कार्बन का जलना स्टार्ट होगा, CO और CO2 का निर्माण होगा, रिएक्शन उष्माक्षेपी होती है, एनर्जी रिलीज होगी, CO और CO2 बनेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। जैसे ऊपर की तरफ उड़ेगी, ऊपर से कौन आ रहा है, Fe2O3, तो CO Fe2O3 का रिडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। Fe2O3 को Fe3O4 में भेजेगा, Fe3O4 को FeO में भेजेगा, FeO को Fe में भेजेगा। मैक्सिमम रिडक्शन लो टेम्परेचर पे CO के द्वारा हो जाता है। सॉलिड है आयरन अभी भी यहाँ। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर फिर भी कुछ बच गया, फिर भी FeO बच गया, तो 700 डिग्री के बाद कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो बचे हुए रिमेनिंग FeO को भी Fe में भेज देगा सॉलिड में। फिर आएगा स्लैग फॉर्मेशन जोन। इस 1000 डिग्री सेल्सियस पे CaCO3 टूटेगा,
CaO में जाएगा, CaO SiO2 की जो इंप्योरिटीज होती है आयरन में उसके साथ रिएक्ट करके CaSiO3 का स्लेग बनाएगा। इस स्लेग का निर्माण होता है और साथ के साथ इसी जोन में CO2 का कार्बन रिडक्शन कर सकती है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ कम हो जाता है, इसलिए देखो नीचे ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए इसको बोला ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र। फिर एक और होता है अधातु ऑक्साइड, कार्बन से अपचित होकर जितने अधातु ऑक्साइड की जो अशुद्धियां है, अधातु ऑक्साइडों की अशुद्धियां कार्बन से अपचित होकर आयरन में मिक्स हो जाती है। मतलब वो जो आयरन बन रहा है Fe सॉल्यूट, उसमें कौन है, Mn भी है, सिलिकॉन भी है, फोस्फोरस भी है और सल्फर भी है, मिक्स हो जाती है। स्लेग नीचे की तरफ आएगा। फिर मेल्टन जोन, इस टेम्परेचर पे देखो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट वो होता है इतना, तो इस टेम्परेचर पे आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जो सॉलिड बना था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, इसलिए मेल्टन जोन बोला। आयरन पिघल के नीचे आ जाएगा और स्लेग आयरन से हल्का होता है, उसकी सतह पे तैरेगा। स्लेग को अलग आउट कर बाहर कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और स्लेग गर्म हवा के झोंके से भी आयरन को बचाता है, जिससे उसका वापस से ऑक्सीडेशन नहीं हो। दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी फॉर आयरन। स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटाऊं? ओके, मिटा दूं? चल, ठीक है, आगे करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त आयरन को पिग आयरन कहते हैं। ये जो हमें यहां आयरन मिलता है उस आयरन को पिग आयरन कहते हैं। देखो आयरन तीन तरह के होते हैं और पिग आयरन देखो, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। इसमें क्या होता है, 95% तो होता है आयरन और 5% होता है कार्बन, क्योंकि ये मिक्स हुए थे ना, और अदर। ठीक है, अदर इसमें और क्या होता है, 5% इसमें कार्बन और अदर भी होते हैं लिटिल मात्रा में, और अदर इसमें है वो है कार्बन, सॉरी, सिलिकॉन, सल्फर, एमन, ये भी इसमें प्रेजेंट है, और फॉस्फोरस, इनकी इंप्योरिटीज होती है। कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेजेस होता है इसमें। तो देखो आयरन तीन तरह का होता है। एक पिग आयरन बोला, एक मैं बोलूं कास्ट आयरन, और एक रोट आयरन। पिग आयरन को बोलते हैं कच्चा लोहा, कास्ट आयरन को बोलते हैं ढलवा लोहा। होपफुली शायद हिंदी में ढलवा लोहा ही बोलते हैं कास्ट आयरन को। कास्ट आयरन को हम बोलते हैं ढलवा लोहा बोलते हैं, और यहां इसको बोलते हैं पिटवा लोहा। ये पता होना चाहिए। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है ना, वो 2 से 5% होता है, इसमें होता है 2 से 4%, और इसमें होता है 2 से 3%। मतलब मिनिमम कार्बन का परसेंटेज किसमें होता है, वो होता है रोट आयरन में मिनिमम कार्बन होता है, मैक्सिमम किसमें होता है, पिग आयरन में।
पिग आयरन में अदर और कौन सी इंप्योरिटीज होती है? सिलिकॉन भी मिक्स होता है, सल्फर भी होता है, एमएन भी होता है और फॉस्फोरस भी इसमें होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये मिक्स होके अपचयित होकर आयरन में मिक्स हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के आयरन है, सीट में आपको दिए हुए हैं, इनके किसका कहाँ यूज है वहां सीट से आप देख लें, एनसीईआरटी में भी दिए हुए मिल जाएंगे आपको। पिग आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन का सबसे ज्यादा परसेंटेज पिग आयरन में, सबसे कम रोट आयरन में, पिटवा लोहा में। अब यहाँ पे हमारे तो इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ वो कौन सा था? पिग आयरन था। अब पिग आयरन को कास्ट आयरन में कैसे बदलेंगे और पिग आयरन को रोट आयरन में कैसे बदलेंगे उसके बारे में बता रहा हूं, देखें। देखो, पिग आयरन को रीमेल्ट किया जाता है। पिग आयरन को रीमेल्ट मतलब वापस से पिघलाया जाता है, रीमेल्ट वापस से पिघलाया जाता है। और जब सडनली कूल्ड अचानक से ठंडा किया जाता है या फिर स्लोली कूल्ड। पिग आयरन को अचानक से ठंडा किया जाता है और पिग आयरन को स्लोली कूल किया जाता है, रीमेल्ट करिए। तो सडनली कूल्ड करेंगे तो मिलेगा व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन ऑब्टेन, और यहां मिलेगा ग्रे कास्ट आयरन ऑब्टेन। जब स्लोली कूल्ड करते हैं तो ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट, सडनली कूल्ड करते हैं तो व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट स्लोली में कार्बन सीमेंटाइट फॉर्म में होता है और इसमें कार्बन, जो कार्बन था ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। तो व्हाइट कास्ट आयरन भी 2 तरह का होता है, एक व्हाइट होता है और ग्रे होता है। पिग आयरन को रीमेल्ट करो, अगर उसको एकदम से ठंडा किया मतलब आइस डाल दी अचानक से ठंडा हो गया, तब तो मिलेगा व्हाइट कास्ट आयरन। और उसको स्लोली कूल होने दिया हमने, तब मिलेगा ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन जो है वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है और इसमें सीमेंटाइट फॉर्म में होता है, Fe3C, इसको बोलते हैं सीमेंटाइट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर आता है कि रोट आयरन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, रोट आयरन पिटवा लोहा। ठीक है, मल्टन पिग आयरन मिक्स्ड विथ हेमेटाइटेड पीसेस, मतलब गलित पिग आयरन को हेमेटाइट के टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता है। गलित पिग आयरन को हेमेटाइट के टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, और भट्टी जो जिसमें हेमेटाइट की लाइनिंग होती है, मतलब जो भी आपने भट्टी ली है ना, तो उसमें ये लाइनिंग यहां पे इस जगह हेमेटाइट की क्या होती है, लाइनिंग होती है, हेमेटाइट भरा हुआ रहता है इसमें। तो गलित पिग आयरन को हेमेटाइट के टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता है, भट्टी जिसमें हेमेटाइट की लाइनिंग होती है। तो हेमेटाइट देन इंप्योरिटीज ऑफ, तो सिलिकॉन एमन
की अशुद्धियां हेमेटाइट के द्वारा क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, सिलिकॉन एमन व कार्बन की अशुद्धियां हेमेटाइट के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, ये जो क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। और इस प्रकार से प्राप्त आयरन को रोट आयरन कहा जाता है, जो स्टील का भाग है। देखो, स्टील क्या होता है, रोट आयरन प्लस स्पीगलाइजन, रोट आयरन प्लस स्पीगलाइजन। स्पीगलाइजन मिश्र धातु है भैया, किसकी, Fe, Mn और कार्बन, इनको मिक्स कर दिया जाए तो पार्ट ऑफ स्टील फॉर्म्ड। तो स्टील का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। कुछ नहीं करना, गलित पिग आयरन को हेमेटाइट के टुकड़ों के साथ मिक्स कर दो, भट्टी जिसमें हेमेटाइट की लाइनिंग होती है, तो सिलिकॉन एमन व कार्बन की अशुद्धियां हेमेटाइट के द्वारा क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें मिलता है, वो बनता है स्पीगलाइजीन। इस प्रकार से प्राप्त आयरन को रोट आयरन कहा जाता है, जो कि स्टील का ही भाग है। तो रोट आयरन और स्पीगलाइजीन ये पार्ट ऑफ स्टील फॉर्म्ड, मतलब स्टील का भाग का निर्माण कर देते हैं। अब देखना, स्टील निर्माण के दौरान जो फोस्फोरस है वो एयर के साथ लेकर के P4O10 बनाता है, और ये P4O10 CaO जो हमने चूना डाला था CaO के साथ लेकर के बनाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज। इसको बोलते हैं थॉमस स्लेग। ये फॉर्मूला ध्यान रखना भैया, इसको बोलते हैं थॉमस स्लेग, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। यह हुई आयरन की मेटलर्जी। क्लियर, तीन तरह के आयरन, कास्ट आयरन कैसे मिलेंगे और ये कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात की है। होपफुली समझ में आ गया होगा स्पीगलाइजिन क्या है और ये क्या है। ठीक है, याद कर लेना, पढ़ लेना ढंग से। हमने मेटलर्जी फॉर आयरन देखी थी। वात्या भट्टी में अलग अलग जोन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, किस जोन का कितना टेम्परेचर होता है समझ में आ गया होगा। ऊपर से कार्बन आता है, सॉरी, नीचे से ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर जाती है, कार्बन बर्न होता है, CO2 का निर्माण होता है और हीट रिलीज होती है। जैसे ही ऊपर की तरफ CO जाएगा, ऊपर से Fe2O3 आएगा, उसका रिडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। Fe2O3 Fe3O4 में जाएगा, Fe3O4 FeO में जाएगा, Fe सॉलिड में जाएगा। फिर भी कुछ FeO बच गया तो उसका रिडक्शन कर देगा कार्बन हाई टेम्परेचर पर। तो ऊपर वाला जोन था रिडक्शन जोन, नीचे वाला था कंबशन जोन, उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन जोन था जहां हीट एब्जॉर्प्शन होती है, अवशोषण क्षेत्र जोन है। क्यों होता है? क्योंकि CO2 C से रिएक्शन करके CO बनाता है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। साथ के साथ स्लैग फॉर्मेशन भी होता है, CaCO3 टूटता है CaO और CO2 में, CaO SiO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बनाता है और नॉन मेटल के ऑक्साइड अपचयित होकर धातु में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेल्टन जोन, सॉलिड आयरन मेल्ट होता है 1503 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार से इस विधि में जो हमें आयरन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पिग आयरन, जिसमें कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस की इंप्योरिटीज होती है।
फिर मैंने बोला आयरन 3 तरह का, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन। पिग आयरन से कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं? पिग आयरन को मेल्ट करते हैं और सडनली कूल्ड करते हैं और स्लोली कूल्ड करते हैं, तो व्हाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन आपको मिलता है। फिर रोट आयरन कैसे बनाते हैं? हेमेटाइट के पीसेस डालते हैं तो इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, कार्बन कंटेंट कम हो जाता है और हमें रोट आयरन मिल जाता है। और स्पिगलाइजेंस के बारे में भी बताया था। क्लियर? ये चीज हम पढ़ी थी कल आयरन की मेटलर्जी में। एक एक स्टेप मैंने 2 बार बोल दिया है, कल भी मैंने 2 बार बोल दिया था। आज हम बात करेंगे एक अदर मेटल की इंपॉर्टेंट मेटलर्जी, मेटलर्जी फॉर कॉपर। किसके लिए बात कर रहे हैं? मेटलर्जी फॉर कॉपर। तो कॉपर की मेटलर्जी की हम बात करेंगे। मेटलर्जी फॉर कॉपर, कॉपर की मेटलर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉपर का वही सेम स्टेप, सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? हमें और सिलेक्ट करना है। तो और सिलेक्ट कर लिया हमने CuFeS2, कॉपर पायरिटीज। ये इसका और सेलेक्ट कर लिया, जिसको नाम दिया है कॉपर पायरिटीज। क्लियर? ये कॉपर पायरिटीज। अब कॉपर पायरिटीज का सबसे पहले ये मैंने और ले लिया, उसके बाद क्या करवाओगे? क्रशिंग, मतलब पीसना है, पीस लिया, चलो पाउडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। उसके बाद क्या करना है? कंसंट्रेशन, सांद्रण। तो कंसंट्रेशन किससे करेंगे? सल्फाइड और बाई फ्रोथ फ्लोटेशन, मतलब बोले तो झाग पलवन विधि। इससे हमने कंसंट्रेशन कर लिया। अब सल्फाइड और है, सल्फाइड और का क्या करवाते हैं? रोस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड आपको करवानी है रोस्टिंग। इसका रोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग मतलब भर्जन। भर्जन कैसे करवाते हैं इसके बारे में देखें। तो सबसे पहले आपके पास कॉपर पायरिटीज है CuFeS2, इसको हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में। CuFeS2, तो हीट करते ही सबसे पहले ये ब्रेक होगा एयर की प्रेजेंस वगैरह पर, तो सबसे पहले टूटेगा। तो एक एक सीक्वेंस से बताते हैं बनेगा क्या। Cu2SFeS प्लस FeS2, ये वाला आपके पास बनने वाला है। सबसे पहले जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनने वाला है। अब हम रोस्टिंग करवा रहे हैं, तो रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, पता है वायु की उपस्थिति में होता है। तो ये जो सल्फाइड बने हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा? Cu2S और ये 3/2O2 क्या बनेगा? Cu2OSO2। साथ के साथ FeS रिएक्ट बाई 3/2O2 क्या बनेगा? FeO और SO2। अब देखो इधर समझना 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 भाई, एयर आपने डाला था, रोस्टिंग कराया था इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो मैंने बोला पहले तो ये टूटेगा, टूटेगा, टूटा Cu2S, FeS और FeS2 में। तो यहाँ पे FeS, ये भी आगे टूट जाता है, FeS और FeS2 में आ जाएगा, ये भी FeS में आ जाएगा ये भी। तो ये जब टूटेगा, टूटना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा देखो इधर, उस कंडीशन में क्या होगा कि Cu2S, एयर के प्रेजेंस में Cu2S भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है या कॉपर है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव है। तो मैं ये लिख दूं आयरन हैव मोर एफिनिटी या फिर लव, ये ज्यादा बेटर समझ में आता होगा। आयरन हैव मोर एफिनिटी या लव फॉर ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के लिए ज्यादा
रिएक्टिव है, ज्यादा प्यार रखता है। क्यों? Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में Fe मोर रिएक्टिव है, तो आयरन ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा क्रिया करता है। तो देखो क्या था, क्या था, Cu2S था, FeS था और एयर है, ये रिएक्ट कर रहा है। तो कॉपर जितनी एयर को उठाएगा ना, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा FeS ज्यादा रिएक्ट करेगा, FeS ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो कॉपर को तो कम ही से आएगी ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन कौन ले उठ जाएगा? आयरन उठ जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो तो बनेगा माइनर, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा मेजर। अब क्या हुआ? अब जितना Cu2S Cu2O में गया है, ठीक है, तो Cu2O एक तो Fe क्या कर रहा है, FeS क्या कर रहा है, यहां से ऑक्सीजन उठा रहा है, और जो कॉपर Cu2O में चला गया ना, उसकी ऑक्सीजन भी कौन उठा रहा है? FeS उठा रहा है। क्योंकि ये मान लो कुछ Cu2S Cu2O में चला गया, तो जो FeS है ना, बचा हुआ FeS, वो इस ऑक्सीजन को भी उठा लेगा और यहां से रिएक्ट करके बना देगा, यहां से रिएक्ट करके बना देगा, वो बना देगा FeO प्लस Cu2S, ये बना देगा। ये क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है। तो देखो आयरन क्या कर रहा है, आयरन फ्री ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और जो कॉपर ने ऑक्सीजन ले ली थी, उस ऑक्सीजन को भी कॉपर क्या, आयरन क्या कर रहा है? छीन रहा है, वापस Cu2 को कहां भेज रहा है? Cu2S में भेज रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हुई। तो यहां ड्यूरिंग रोस्टिंग कंप्लीट FeS डू नॉट कन्वर्ट इन FeO, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग। अच्छा एक चीज और, जो FeO बना रोस्टिंग में, वो FeO रिएक्ट करता है SiO2 से, ये क्या है? इंप्यूरिटीज, और इसके साथ रिएक्ट करके किसमें जाता है? FeSiO3 में, जिसको हमने क्या बोला है? स्लैग बोला है। और नॉन मेटल इंप्यूरिटीज ऑक्सीडाइज्ड एंड वोलेटाइल, जो नॉन मेटल की इंप्यूरिटीज है वो भी ऑक्सीडाइज होगी, क्या हो जाएगी? वोलेटाइल हो जाएगी। आर्सेनिक रिएक्ट करेगा और बनाएगा AS2O3, ये वोलेटाइल हो गया। Sb रिएक्ट करेगा और बनाएगा Sb2O3, ये भी वोलेटाइल हो गया। सल्फर O2, ये भी वोलेटाइल हो गया। मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे? ये वोलेटाइल हो जाएंगे रोस्टिंग के दौरान। ठीक है, अब मैं वापस से बता देता हूं। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग, रोस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ भाई? Cu2S बच गया, और 2% FeS अब भी बचा हुआ है। केवल कितना परसेंट? 2%। बाकी FeS तो FeO में चला गया, फिर भी 2% FeS बचा हुआ है। तो मैं ये बोलूं, नोट करें, कलिया मिटाऊं? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग, समझना, Cu2S 98% प्लस FeS 2%। Cu2S प्लस FeS केवल कितना बचा है? 2%। Cu2S कितना है? 98%। इसको बोलते हैं कॉपर मेट। तो क्या होगा जिसमें आपने करवाया? तो यहां तो आ जाएगा कॉपर मेट, और इसके ऊपर की तरफ यहां ये कौन आ गया? FeSiO3, जिसको मैंने क्या बोला है? स्लैग। हल्का है, ऊपर तैरेगा। तो कॉपर मेट मतलब Cu2S प्लस FeS 98% और प्लस 2%, इसको बोलते हैं कॉपर मेट।
तो रोस्टिंग का जो प्रोडक्ट है वो कॉपरमेट है। क्लियर क्लियर क्लियर। कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार वापस से सुने और समझे। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कुछ भी नहीं है, अगर समझ में आ रही हो तो देखना। भाई क्या था, Cu2S और FeS ये था, और आपने डाला एयर, ये वाला ज्यादा उठाएगा, मोर रिएक्टिव, और ये वाला क्या है, लेस रिएक्टिव ऑक्सीजन के प्रति। तो ये तो कुछ ही पार्ट किस में चला जाएगा, Cu2O में चला गया, कुछ ही पार्ट, और ये FeS किस में चला गया, FeO में चला गया। अब FeS बचा हुआ, FeS बचा हुआ वो इस ऑक्सीजन को उठा रहा था, इसको उठाने के साथ साथ इस ऑक्सीजन को भी उठाना स्टार्ट कर देगा। कॉपर जो क्यूप्रस ऑक्साइड में आया है उसको भी कहां ले जाएगा फिर, Cu2S, और खुद किस में जाएगा, FeO में। अब भी तो Cu2S तो बच गया, Cu2S Cu2O में आया, बट उसकी ऑक्सीजन को वापस FeS उठा ले गया, तो Cu2 आया, Cu2S बन गया 98%, और FeS कितना बचता है, केवल 2% बचता है। ये है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग कॉपरमेट। कॉपरमेट नीचे की तरफ, मेल्ट कॉपरमेट नीचे की तरफ, ये मेल्ट है, ठीक है, और ऊपर FeSiO3 का स्लैग। इसके बाद हम करवाते हैं बेसेमराइजेशन। इसके बाद रोस्टिंग करवाने के बाद हम करवाते हैं बेसेमराइजेशन। मिटाऊं मैं इसको, बोर्ड साफ कर लेता हूं, आप समझ ले एक बार वापस से। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप में होता है बेसेमराइजेशन। ठीक है, तो बात कर रहा हूं बेसेमराइजेशन की। चल जा, बेसेमराइजेशन क्या लिखा, इंपोर्टेंट। बेसेमराइजेशन होगा अब आगे स्टेप में, और इंपोर्टेंट प्रोसेस है ये बेसेमराइजेशन की। इसमें क्या होता है, इसमें बेसेमराइजेशन में क्या होता है, गलित कॉपर मेट को सिलिका, ये एजे फ्लक्स, सिलिका क्या है, एजे फ्लक्स के साथ मिक्स करके बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक जिसमें सिलिका की लाइनिंग होती है, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा के झोंके के साथ गर्म किया जाता है। सेल्फ रिडक्शन होता है, तथा FeSiO3 का स्लैग बनता है, और 99% प्योर कॉपर प्राप्त होता है, जिसे फपोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहा जाता है।
क्योंकि SO2 गैस बाहर निकलने के कारण, कॉपर की सतह फूल जाती है, इसलिए ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। सुनना, थ्योरी मैंने पूरी लिख दी है, अब इसकी स्टेप को समझना मैंने क्या बोला है। गलित कॉपर मेट को, मतलब आपके पास कॉपर मेट मिला रोस्टिंग से, FeS प्लस Cu2S, FeS 2% है और Cu2S 98% है, यहां तक क्लियर। सिलिका कौन, SiO2 एज ए फ्लक्स के रूप में मिलाते हैं, के साथ मिक्स करके बेसेमर परिवर्तक, जिसमें बेसेमरीकरण होता है उसको बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक भट्ठी, जिसमें सिलिका की लाइनिंग होती है, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर के साथ गर्म किया जाता है, गर्म हवा के झोंके उसमें सप्लाई किए जाते हैं। तो होगा क्या, सेल्फ रिडक्शन होता है तथा FeSiO3 का स्लेग बनता है, 99% प्योर कॉपर प्राप्त होता है, जिसे फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहा जाता है। ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं, फफोलेदार कॉपर क्यों कहते हैं, उसका आंसर मैंने लिखा है क्योंकि SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके निकलने के कारण कॉपर की सतह फूल जाती है। जब SO2 निकलेगी तो कॉपर की सतह फूल जाएगी, इसलिए ब्लिस्टर्ड कॉपर कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना। होपफुली समझ में आ गया होगा ना कहानी। अब देखो इधर डायग्राम देखें, इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, और यहां पे ये डायग्राम बनाने में बड़ा जोर आता है मुझे। ये लो, इसको मैंने बोला ये बेसेमर परिवर्तक है। और सुंदर बना देते हैं, टिका देते हैं। ये लो, और यहां से ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा के झोंके, और ऊपर कौन लिया मैंने, गलित कॉपर मेट। ये इसमें मैंने भर रखा है। ये लो, गलित कॉपर मेट पर रखा है। ये बेसेमर परिवर्तक है, और ये जो लगाया ना ये डॉट, ये है लाइनिंग ऑफ सिलिका, मिट्टी की लाइन है, सिलिका लिखा ना के साथ मिक्स, जिसमें सिलिका की लाइनिंग होती है, सिलिका की लाइनिंग है। SiO2 हो गया ना, सिलिका SiO2 के, तो ये इसमें मिक्स हो गया, साथ के साथ लाइनिंग है, यहां से ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर दे रहे हैं। यही थ्योरी मैंने लिखी है। अब मैंने बोला सेल्फ प्रोडक्शन होगा। अब कॉपर मेट में है क्या, कॉपर मेट में है क्या, तो कॉपर मेट में है Cu2S प्लस FeS 2% और ये 98%। यही तो है कॉपर मेट। भाई रोस्टिंग से कॉपर मेट आया था, उसमें ऊपर स्लेग था, नीचे कॉपर मेट था, स्लेग को अलग कर दिया, अलग कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो धातु की सतह पे तैरता है, तो कॉपर मेट को गलित कर लिया। अब इसमें सेल प्रोडक्शन होगा, तो सबसे पहले तो ये ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर रिएक्ट कौन करेगा, Fe करेगा या कॉपर करेगा, एयर से, गर्म हवा के झोंके से रिएक्ट कौन करेगा, Fe करेगा। Fe का प्यार ज्यादा है, Fe बहुत ज्यादा प्यार करता है ऑक्सीजन से कंपेरेटिव टू कॉपर, कॉपर प्यार नहीं करता है, तो पहले रिएक्ट कौन करेगा, Fe करेगा। तो Fe रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, FeS
प्लस 3/2O2 FeO, कौन सी गैस बाहर निकली? SO2 गैस बाहर निकली, FeO बन गया। फिर ये FeO जैसे ही बना, ये जो SiO2 बना है ना, ये FeOSiO2 क्या बना देगा? FeSiO3 स्लेग। ये लो स्लेग बन गया। तो SO2 गैस निकल रही है, साथ के साथ क्या बन गया? स्लेग बन गया। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? डाउट नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा? अब होगा सेल्फ रिडक्शन, Cu2S आएगा। तो Cu2S और हाफ 3/2O2 किस में जाएगा? Cu2O-SO2। ये निकल रही है SO2 गैस, बोला ना, SO2 गैस निकलने के कारण कॉपर पे फपोले बन जाते हैं, फूल जाता है, इसलिए फपोलेदार तांबा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बना, अब सेल्फ प्रोडक्शन होगा थोड़े। अब जैसे ये बना, एयर की सप्लाई क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो रिमेनिंग Cu2S और Cu2O, ये Cu2 और रिमेनिंग Cu2S, S-2 क्या है इसमें? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। तो जैसे ही रिडक्शन करेगा, बैलेंस कर देता हूं, 6Cu प्लस कौन सी गैस आई? SO2। और ये 98 से 99% प्योर, और इसको ही बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये लो, ये जो स्टेप है ना, ये वाली, ये बहुत पूछता है। ये स्टेप कौन सी है? सेल्फ रिडक्शन। ये सेल्फ रिडक्शन है। क्लियर? समझ में आ गई बात? यहां तक सेट है मामला। अब यहां से जो कॉपर मिला, उसकी क्या करनी है? रिफाइनिंग करनी है। उसको क्या करना है? प्योर करना है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की क्या करनी है? अब रिफाइनिंग करनी है। मिटाऊं? मिटा दो? समझ में आ गया? नोट कर ले। चलो, अब आती है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का परिशोधन। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या कॉपर का परिशोधन। तो इसका रिफाइनिंग दो मेथड से किया जाता है। पोलिंग बताया था, दंड विलोडन, और दूसरा वैद्युत परिशोधन। दो प्रकार से बताया था, पोलिंग और वैद्युत परिशोधन। पोलिंग में ये क्या करते हैं? मैंने बोला था ब्लिस्टर कॉपर में अनअपचयित क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, जिसे पोलिंग से हटाया जाता है। याद है ना? पोलिंग, हरे लकड़ी के लट्ठों से हिलाते हैं, हाइड्रोकार्बन गैस बाहर निकलती है, Cu2O को Cu2O और ये CH4, यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगी कॉपर CO2 और H2O। बैलेंस कर लेना भैया। वैद्युत परिशोधन,
वैद्युत परिशोधन कैसे करते हैं? देखो ऐसे करते हैं। इसमें लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य, ये लिया मैंने वैद्युत अपघट्य, क्या लेते हैं? CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये लो, ये लिया मैंने एनोड इम्प्योर कॉपर की मोटी छड़ ली मैंने, और ये कैथोड प्योर कॉपर। ठीक है, तो क्या होगा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और किस में जाएगा? Cu+2 में। और Cu+2 इलेक्ट्रोलाइट में कौन प्रेजेंट है? यहाँ Cu+2 SO4-2। तो ये कॉपर इधर आएगा और इसका क्या हो जाएगा फिर? रिडक्शन। कहाँ पे? कैथोड पे। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से Cu+2 जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? कॉपर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में जितना Cu+2 कम हुआ है वो एनोड से आता जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे इस जगह कौन आता है? एनोड मड या एनोड पंक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव Au Ag प्लेटिनम, इनकी इंप्योरिटीज यहां हो जाती है। दिस इज मेटलर्जी फॉर कॉपर। बोलो, डरते हैं लोग? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेटलर्जी आयरन और कॉपर की होती है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने बेटर एक्सप्लेन किया है और अच्छे स्टूडेंट हो तो बेटर आपको समझ में भी आया होगा कि कहानी क्या हुई है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चलो, मेटलर्जी फॉर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट किसकी? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। ठीक है, देखिए मेटलर्जी फॉर एल्यूमिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट। तो एक जिंक की फट चुके हैं, आयरन की फट चुके हैं, कॉपर की फट चुके हैं, क्या चल रहा है? एल्यूमिनियम चल रहा है भैया। जिनकी बताइए उनकी सबकी पढ़ेंगे। फिर एक मैग्नीशियम की मेटलर्जी भी पढ़ेंगे, उसकी भी वो ऐसे लोग बट फट लेते हैं यहाँ पे, तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ, तो चले एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। ठीक है, तो और सेलेक्ट करो भैया। सबसे पहले यही काम करते हैं। और वो कौन सा लेंगे? बॉक्साइट। और फॉर्मूला Al2O3 2H2O। फर्स्ट स्टेप और सिलेक्ट कर लिया। क्या करोगे? क्रशिंग, वो कर दोगे क्रशिंग, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कंसंट्रेशन बाय लीचिंग। हाँ, Ag, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इनका सांद्रण लीचिंग से करते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इनका सांद्रण लीचिंग से करते हैं। लीचिंग, और लीचिंग में कितने प्रोसेस? ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटीज, रेड बॉक्साइड, व्हाइट बॉक्साइड। तो एक तो कौन सी पड़ी थी? होल प्रोसेस।
एक कौन सी पढ़ी थी? बेयर प्रोसेस। और एक कौन सी पढ़ी थी? सरपेक प्रोसेस। इसका सॉल्वेंट कौन था? याद करो याद करो याद करो, NaOH। इसका सॉल्वेंट Na2CO3 और इसका सॉल्वेंट कार्बन प्लस N2। इसकी खासियत क्या थी? एक साइड प्रोडक्ट बनता है इसमें, कौन सा? NH3, याद है। और ये किसके लिए थी दोनों? रेड बॉक्साइट। सब कुछ याद दिला रहा हूं। और ये किसके लिए थी? व्हाइट बॉक्साइट। इंप्यूरिटीज किसके थी? सिलिकॉन की इंप्यूरिटीज थी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गया। और आफ्टर लीचिंग bauxite convert in AlOH का होल थ्राइज। याद है, बॉक्साइट के बाद आफ्टर लीचिंग करवाने के बाद बॉक्साइट कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे इसका? ठीक है, इसके बाद थर्ड हम करवाएंगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। तो हाइड्रोक्साइड का क्या करवाते हैं? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन। इसका क्या करवाएंगे? निस्तापन करवाएंगे। तो AlOH को बिना एयर की प्रेजेंस के आप इसको हीट करोगे तो बन जाएगा Al2O3 प्लस 3H2। तो ये क्या बना? एल्यूमिना। अब इसका हम करवाते हैं थर्ड का, ये A था, B क्या करवाते हैं? रिडक्शन। और एल्यूमिनियम के लिए कौन सा रिडक्शन बोला था? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर? यहां तक एक एक स्टेप उसी स्टेप से चल रहे हैं जैसे कर रहे हैं। कौन सा करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे। किसका? एल्यूमिना का। ठीक है, तो एल्यूमिना का रिडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो वो किससे करवाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखें, समझें और क्या होगा देखें। इसको नोट कर ले भैया, मिटा रहा हूं। एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इस प्रोसेस का नाम है भैया होल हेराल्ट प्रक्रिया। क्या नाम है? होल हेराल्ट प्रक्रिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है ना, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी यूज में लेना पड़ेगा और साथ के साथ कैथोड एनोड भी हमें यूज में लेने पड़ेंगे। ब्लू कहाँ गया भैया? चलो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं और ब्लू ले लेते हैं। बनाए रंगीन, होल हेराल्ट से बनाते हैं। देखो, होल हेराल्ट प्रोसेस है क्या? इसमें आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऊपर तो कार्बन की लेयर लगी रहती है और यहां समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं भी मजे ले रहा हूं। अब तक तो कुछ समझा नहीं है कि पता नहीं क्या बना रहे हैं। ठीक है, और ये है एनोड। ठीक है, क्या है? एनोड। थोड़ा और डिजाइन लगा देता हूं।
एनोड। और एनोड भी क्या है, ये ग्रेफाइट छड़। किसका एनोड बनाया मैंने, एनोड, ग्रेफाइट छड़ का है, ठीक है। इधर एनोड बनाया, इसके अलावा ये रेखीय कार्बन, ये हो गया इसका कैथोड। अब इसमें भरे, देखो भर दो भर दो भर दो, और यहां कार्बन की लेयर है भैया, ये ऊपर कार्बन की लेयर है पूरी, ठीक है, जिससे हीट लॉस्ट ना हो। ऊपर कार्बन की ये लेयर है, कार्बन लेयर, कार्बन बिछा दिया ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे बात करें ना, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें विद्युत अपघट्य बात करना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज में होता है, इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2, ये भरा हुआ है इसमें। इसका तो रिडक्शन करवाना ही है, तो इसको तो बोलते हैं क्रायोलाइट। ये कॉम्प्लेक्स होता है भैया, Na3AlF6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसमें। और इसको फ्लोरोस्पार बोलते हैं क्या, फ्लोरो स्पार। ये क्यों मिलाते हैं, इसकी बात भी हम करेंगे, यहां तक क्लियर। अब विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट या फिर विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य है Al2O3 Na3AlF6 व CaF2 में विलय होता है। विद्युत, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, जेईई मेन ने पूछा है, ट्रिपल ई ने पूछा है, एडवांस ने पूछा है कि विद्युत अपघट्य क्या है। तो विद्युत अपघट्य तो Al2O3 है। किसका इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, विद्युत अपघट्य भरा किसका है, Al2O3 का हमने विद्युत अपघट्य भरा है। और किसमें विलय किया है इसको, Na3 क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार में हमने इसको क्या किया है, विलय किया है। तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, 8 Al2O3 है, टूटेगा किसमें, 2Al+3 में और 3O-2 में। 8 कैथोड और 8 एनोड। रिएक्शन कैथोड पे होगी और एनोड पे होगी। अब कैथोड पे कौन कौन है, कैथोड पे कौन कौन है, एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, Al+3 है कैथोड पे। इसके अलावा और कैथोड पे कौन है, Na+ भी कैथोड पे है, Na+ भी कैथोड पे है, और Ca+2 कैथोड पर है, और एनोड पे है O-2 एंड F-, ये कहां है, एनोड पर है। कैथोड भाई इतने आए ना इसमें, Na+ भी है, Al+ भी है, A+3 भी है, Ca+2 भी है। तो पॉजिटिव वाले तो कहां जाएंगे, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाले तो यहां चले गए। और एनोड पे कौन है, O-2 और F-, ये एनोड पे चले गए। तो अब ये बताओ कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, Na+ का होगा, Ca+2 का होगा। लेके बारात का ना मांगे, मन करे का ना मांगे अलविदा, मन करे जहां फेंक दो निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो सोडियम और कैल्शियम, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो गई ना। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सोडियम Na+ व Ca+2 दोनों ही Al+3 की तुलना में अधिक
वैद्युत धनात्मक है। Na+ व Ca+2 दोनों ही Al+3 की तुलना में अधिक वैद्युत धनात्मक है, इसलिए Al+3 का, इसलिए केवल Al+3 का अपचयन होता है। ना तो Na+2 का होगा ना Ca+2 का होगा, दोनों ही Al+3 की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है, इसलिए केवल Al+3 का अपचयन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यहां से एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? F- तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिसमें रहना चाहता है। क्या F इलेक्ट्रॉन देगा? मरे ही नहीं दे। F तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो यहां इलेक्ट्रॉन कौन देगा? O-2। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखो 3O-2 और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या दिया? 3/2 O2 गैस बाहर निकल रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लेगा। भाई 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये लो यार। तो यहां 2Al+3 और वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन गया? एल्यूमिनियम। और यही तो करवाना था, रिडक्शन ही तो करवाना है। Al2O3 को किस में ले आए? एल्यूमिनियम में ले आए। बन गया। अब इसमें क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एनोड पर O2 गैस उत्सर्जित होती है, जो ग्रेफाइट छड़, मतलब कार्बन है, ये ग्रेफाइट कार्बन होता है, के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना देती है। मतलब ये जो O2 रिलीज हुई किस पे हुई? एनोड पे। एनोड किसका है? ग्रेफाइट छड़ का। ग्रेफाइट छड़ का मतलब कार्बन। कार्बन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या बना देगा? CO2। ये किसका है? ग्रेफाइट का। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन रिलीज होगी कार्बन जलेगा, मतलब ग्रेफाइट रोड खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई कार्बन बर्न हो रहा है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित हो रही है, जो ग्रेफाइट छड़ कार्बन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना देती है, मतलब ग्रेफाइट छड़ जल रही है। इसलिए मल्टीपल छड़ यूज में ली जाती है, मतलब एक से अधिक छड़ यूज में ली जाती है, जिससे कनेक्शन लॉस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या नहीं हो, लॉस्ट नहीं हो। ठीक है। 1 kg एल्यूमिनियम के उत्पादन के दौरान 0.5 kg ग्रेफाइट कार्बन जल जाता है। अब समझ में आ गया? ये मल्टीपल छड़ के यूज में ली मैंने। तो एनोड पे CO2 O2 रिलीज होती है, जो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देती है। तो ग्रेफाइट खत्म हो रहा है, इसलिए ग्रेफाइट की मल्टीपल छड़ यूज में ली है, एक से अधिक छड़ मैंने यूज में ली है, और रेखीय कार्बन ये वाला हो गया। अब बात आती है कि इसमें इनका क्या यूज है, ये क्यों मिलाया है, ये काय के लिए मिलाया? फिर क्रायोलाइट और CF2 क्यों मिलाया है, उसका रीजन देखना। ठीक है। क्रायोलाइट व CaF2 का कार्य है। इनका क्या कार्य है? ठीक है। तो क्रायोलाइट है ना, ये एक्ट एज ए सॉल्वेंट डिजोल्व Al2O3, विलायक की तरह कार्य करता है, तथा Al2O3 को डिजोल्व करता है, मतलब घोलता है।
क्रायोलाइट का तो ये फंक्शन है। इसके अलावा ये क्या करता है, और ये दोनों मिलके, दोनों का क्या कार्य है, दोनों मिलकर Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को घटाते हैं। ये दोनों मिलकर Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को घटाते हैं। मतलब Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 2050 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 900 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो एक काम ये भी है, दोनों मिलकर Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को घटाते हैं। CaF2 का क्या कार्य है अकेले का, ये चालकता को इंक्रीज करता है। ये चालकता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये फंक्शन हो गए क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फोर के। तो यहां से हमें एल्यूमिनियम मिल गया। कहानी समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका हम क्या करवाएंगे, इसका हम कराएंगे रिफाइनिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम का परिशोधन। एल्यूमिनियम का परिशोधन। या फिर मैं बोल दूं विद्युत अपघटनी परिशोधन। एल्यूमिनियम का परिशोधन या विद्युत अपघटनी परिशोधन, इसका नाम है हुप्स प्रोसेस। विद्युत अपघटनी परिशोधन करना है, हुप्स प्रोसेस। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले हम बात करें कैथोड और एनोड। कैथोड किसका लेंगे यूज में, एनोड किसका लेंगे। कैथोड लेंगे गलित शुद्ध एल्यूमिनियम, एनोड लेंगे गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम के हुप्स प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोड यूज में नहीं ले रहे, गलित अवस्था में ले रहे हैं। मतलब हुप प्रक्रम में इलेक्ट्रोड काम में नहीं लिया जाता है। हुप प्रक्रम में इलेक्ट्रोड काम में नहीं लिया जाता है, गलित अवस्था में एल्यूमिनियम लिया जाता है। गलित अवस्था में एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज लेंगे, विद्युत अपघट्य किसका यूज में लेंगे, BaF, गलित, सब कुछ गलित है, गलित BaF2 प्लस Na3Al F6। ये इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य यूज में लिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। ये लिया गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम। ठीक है, गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम किसका लिया, एनोड का। ठीक है, और इधर शुद्ध नीचे आएगा भैया, ये शुद्ध गलित शुद्ध एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट किसका भर दिया,
BaF2 प्लस Na3Al(F6). ठीक है, तो ये ओके यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको अलग कर देंगे, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो ये है एल्यूमिनियम का परिशोधन कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कैसे करते हैं। तो मैंने जिंक की पढ़ा दी, आयरन की पढ़ा दी, कॉपर की पढ़ा दी, एल्यूमिनियम की पढ़ा दी। बाय बाय, टाटा।